हेलो। पिछली वीडियो में हमने मालती माधव के विषय में जाना था कि माधव ने मालती को अपने विषय में बताया कि वह क्या क्या करता है और क्या क्या करना चाहता है। आगे हम सुनेंगे इसके आगे की कहानी। मेरे बारे में सोचने की क्या बात है, मालती ने पूछा। माधव बोला, मैं तुम्हारे लिए ही जीवित हूँ। यदि तुम मेरा प्रेम और मेरा हृदय स्वीकार करो तो मैं इन्हें तुम्हें समर्पित करता हूँ। सिपाही तब तक कुछ भी समर्पित नहीं करता, मालती बोली, जब तक कि वह पूरी तरह हार न जाए। मैं तो पूरी तरह हार चुका हूँ, माधव ने उत्तर दिया। कभी कभी अच्छे से अच्छा सिपाही भी हार जाता है। यहाँ मैं अपनी हार मानता हूँ। तो मैंने लड़ाई जीत ली, मालती बोली। हाँ हाँ, तुम जीत गई हो, माधव बोला। अब तुम मुझसे कुछ भी नहीं ले सकती हो। अच्छा, तुम मुझे बाहर सैर के लिए ले जा सकते हो, मालती ने कहा। लेकिन फिर एक क्षण सोचकर बोली, लेकिन आज नहीं। आज मैं भगवती माता कामंदकी के आने की राह देख रही हूँ। वे मुझे बहुत प्यार करती हैं। भगवती कामंदकी, माधव ने अचरज से पूछा। वे प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुणी जिनसे मेरे पिता ने मुझे मिलने के लिए कहा था। हाँ, वे प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुणी, मालती ने बताया। यहाँ से कुछ दूर उनका बहुत बड़ा विहार है। वहाँ के लोगों की भलाई के लिए बहुत से काम करती हैं। बहुत से दूसरे लोग भी उनकी सहायता करते हैं। हम सब काम उनकी सलाह से ही करते हैं। एक दिन मैं भी जाकर उनसे मिलना चाहता हूँ, माधव बोला। क्या मैं किसी समय उन्हें सुविधा हो तुम्हें उनके पास ले चलूं? मैं तुम्हें विश्वास दिला सकती हूँ कि तुम्हें वे बहुत अच्छी लगेंगी। मालती मालती, भगवती कामंदकी ने कहीं घर के भीतर से पुकारा। कृपा करके अब मुझे जाने दीजिए। वे तो यहाँ पहुँच भी गई। अलविदा, हम कल फिर मिलेंगे। यह कहकर मालती वहाँ से गायब हो गई। माधव उसी दरवाजे से बाहर निकल गया जिससे भीतर गया था। मालती फिर भीतर जाकर भगवती कामंदकी से मिली और उन्हें नमस्कार किया। भगवती, आप कैसी हो? अभी तक तुम कहाँ थी? कामंदकी ने पूछा। मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ रही थी। बहुत देर तक तो मैं छज्जे पर खड़ी रही, फिर नीचे चली गई, थोड़ा सा टहली और फिर जब आपने पुकारा तो आपके पास आ गई। मैंने एक खुशी की खबर सुनी थी, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी, भगवती कामंदकी ने कहा। मैंने सुना है कि तुम कल एक युवक से मिली थी। तुमने उसका फूलों का हार भी स्वीकार कर लिया। यह सच है, मालती ने स्वीकार किया। और मैं अभी भी उससे कुछ देर के लिए मिली थी। उसका नाम माधव है। वह विदर्भ राज्य के एक मंत्री का बेटा है। वह यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ता है। उसने मुझे अभी अभी बताया कि उसके पिता ने उसे आपसे मिलने के लिए कहा था। हाँ हाँ, भगवती कामंदकी बोली, मुझे सब कुछ पता है। वह अभी तक मुझसे मिला नहीं। शायद तुम रास्ते में आ गई होगी। उन्होंने मालती को चिढ़ाया। जी नहीं, मालती ने विरोध किया। मैं तो उससे कल ही मिली हूँ और वह यहाँ कई महीने से है। किंतु भगवती कामंदकी ने कहा, वह कई महीने से तुम्हारे घर के नीचे तुमसे मिलने के लिए चक्कर जो काटता रहा। वह बहुत अच्छा लड़का है। वह मेरे पुराने मित्र का बेटा है। मैं तुम दोनों का परिचय करवाने की योजना बना रही थी, लेकिन तुम दोनों तो मेरी सहायता के बिना ही मिल गए। अब मैं तुम उससे मिलना चाहूँगी। उसे ऐसा कह देना, शायद तुम उसे मेरे पास ला सको। अवश्य, मालती बोली, मैं पूरी कोशिश करूँगी। मालती और माधव बहुत बार छिपकर मिले। वे घंटों बातें करते रहते। वे बगीचे या वन के बाहरी भाग में चले जाते। उन्होंने एक दूसरे को उपहार भी दिए और एक दूसरे के चित्र भी बनाए। उनका प्रेम दिनों दिन बढ़ता गया। वे बहुत खुश थे। वे भगवती कामंदकी से भी बहुत बार मिले और उनसे बातें की। मैं मदयंतिका का एक भाई था, नंदन। वह अधेड़ उम्र का विधुर था। उसने एक बार मालती को देखा था और वह उससे प्रेम करने लगा था। वह अच्छी तरह जानता था कि वैसे तो वह कभी भी मालती का हृदय जीतने की आशा नहीं कर सकता। वह दरबारी था और बड़ा ही चालाक आदमी था। वह राजा के पास पहुंचा और मालती को अपनी पत्नी बनाने के लिए उनकी सहायता चाही। राजा बहुत सीधे थे
और वे नंदन को पसंद करते थे। उन्होंने वायदा किया कि वह उसकी इच्छा पूरी करने में उसकी सहायता करेंगे। राजा एक दिन भूरी बसु मालती के पिता से अपनी बेटी का विवाह नंदन से कर देने के लिए कहा। भूरी बसु अपनी बेटी का विवाह नंदन जैसे वृद्ध से नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह राजा का विरोध करके उन्हें कुपित नहीं करना चाहते थे। सो बिना राजा को रुष्ट किए वह बोले कि पिता का बेटी पर अधिकार है। राजा ने इसे मालती के पिता की सहमति समझा और मालती तथा नंदन की सगाई की घोषणा कर दी। मालती और माधव को इस बात से बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि बस यह उनकी खुशी और आशाओं का अंत है। मालती की एक सखी ने उनके साथ ही उसने अपनी सांत्वना देने का प्रयत्न किया और कहा कि भगवती कामंदकी ने उनके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकाला है। उनकी सखी ने उनको विश्वास दिलाया कि भगवती कामंदकी भूरी वसु या राजा से यह भी कह सकती हैं कि यह विवाह सुखदायी नहीं होगा। मालती को अपने परिवार से बहुत लगाव था। वह बोली, मेरे भद्र पिता और कुलीन माता और निष्कलंक परिवार सब मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं उन सब का विरोध कैसे कर सकूंगी? अब तो मेरे लिए केवल एक ही रास्ता है कि मैं अपने जीवन का अंत कर दूं। उसी समय वहां भगवती कामंदकी आ पहुंची। वे भी राजा की घोषणा सुन चुके थे। वे मालती और माधव से बोली, बच्चों, भूरी बसु पर ऐसा कोई बंधन नहीं है कि वह मालती का विवाह नंदन से करे। उसका कभी भी यह मतलब नहीं था कि वह इस प्रस्ताव से सहमत है। उसने तो टालने के लिए ऐसा उत्तर दिया था। उसकी सखी बोली, भगवती, आप ठीक कह रही हैं। राजा ने भी कैसे एक बूढ़े खुसट को कमसिन मालती पर ठोकना ठीक समझा। भगवती, आप ही मालती को इस अपमानजनक स्थिति से बचा सकते हैं। सौभाग्य से भूरी बसु की कुशलता से ही इस स्थिति से बचा जा सकता है। कामंदकी बोली और फिर कहा, पहले भी ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं रही, जबकि अंत में सच्चा प्रेम ही विजय हुआ है। शकुंतला का ही उदाहरण ले लो। कंडक की स्वीकृति के बिना उसने चुपचाप राजा दुष्यंत से विवाह किया। रुक्मणी का श्री कृष्ण के साथ भाग जाना, वासवदत्ता का उदयन को आत्मसमर्पण करना। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मालती को ऐसी सलाह देना ठीक होगा या नहीं। फिर माधव के बारे में भी मुझे सोचना पड़ेगा। वह देवदत्त का बेटा है, वह बड़ा आदमी और विदर्भ राज्य का मंत्री है। उसकी कीर्ति पर किसी भी प्रकार का कलंक नहीं लगा। भूरी वसु और देवदत्त दोनों इकट्ठे पढ़ते थे। वो दोनों घनिष्ठ मित्र थे। माधव उसका इकलौता बेटा है। वह शिक्षित और सुंदर है। वह यहाँ पद्मावती में ऊंची शिक्षा ग्रहण कर रहा है। केवल उसे देखने के लिए ही यहाँ की स्त्रियां आपस में होड़ लगाती रहती हैं। इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर।